हिट एंड रन केस है क्या, क्या इसमें प्रावधान है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है, और मॉब लिंचिंग क्या होती है, इसके बारे में हमें आज बताएंगे अंकुर सक्सेना जी, जो लखनऊ हाई कोर्ट के वकील हैं। नमस्कार अंकुर जी, कैसे हैं आप? जी धन्यवाद। बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया अंकुर जी। मॉब लिंचिंग और जो ये हिट एंड रन केस जो मतलब चल रहा है आजकल, जो मतलब बोला गया है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, जिसके खिलाफ जो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है खास तौर पर, वो धरना कर रहे हैं, तो क्या है ये, विस्तार से बताइए। देखिए पार्थ जी, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में हम लोगों का जो अभी तक का जुडिशियल सिस्टम चला आ रहा था उसमें तीन तरीके के प्रोविजंस लागू थे। तीन तरीके के प्रोविजंस इन द सेंस, क्रिमिनल की पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसके माध्यम से एक व्यवस्था निर्धारित की गई, और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों का सम्मिश्रण मिलाकर जब भी हमारे यहाँ किसी मामले में किसी व्यक्ति को सजा दी जाती थी तो यही तीन मापदंड या तीन कसौटी हुआ करते थे जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी देने की दिशा में आगे बढ़ा जाता था। इंडियन पेनल कोड, जिसको आज की डेट में भारतीय न्याय संहिता के आधार पर भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है, तो जो हिट एंड रन का फार्मूला, हिट एंड रन की जो अवधारणा है, ये कोई नई अवधारणा नहीं है। हिट एंड रन में क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति किसी को कोई व्हीकल से किसी के साथ में एक्सीडेंट हो जाता था और वो गाड़ी बरामद नहीं होती थी या अज्ञात वाहन के द्वारा एक्सीडेंट करके निकल लिया जाता था, बाद में चाहे इन्वेस्टिगेशन में उसके विषय में पता लग जाए कि किस वाहन के द्वारा आपका एक्सीडेंट हुआ, तो उसे हिट एंड रन कहा जाता था। हिट एंड रन से अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो इसके विषय में सोलेशियम फंड एक बनाया गया था। उस सोलेशियम फंड में जब आप अप्लाई करते थे और जो मृतक होता था, डिजीज होता था, उसके परिवारजन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी, एफआर रिपोर्ट के आधार पर जब वहां पे अप्लाई करते थे तो सोलेशियम फंड डीएम के अंतर्गत आता था और सोलेशियम फंड से एक अमाउंट जो है उसके परिवारजन को मिलता था। उस स्थिति में जबकि हिट एंड रन में गाड़ी अज्ञात रहती थी और गाड़ी का पता नहीं लगाया जा सकता था, ये सोशल वेलफेयर के आधार पर था। अब बात बढ़ती है भारतीय न्याय संहिता में जो धारा 106 एक और दो के अंतर्गत इनने जो नए सेक्शंस को लागू करने की, जिस पर लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में विरोधाभासी बातें चल रही हैं। दो बातें आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रथम बात, भारतीय न्याय संहिता आज की डेट में महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुमोदित हो चुकी है, लेकिन जब तक नोटिफाइड नहीं हो जाती है जब तब तक ये हमारे हिंदुस्तान में लागू नहीं मानी जाएगी। तो और दूसरी बात, जब तक भारतीय न्याय संहिता हमारे हिंदुस्तान में लागू नहीं होती है तब तक ये 106 के जो प्रोविजन है या किसी भी धारा का जो प्रोविजन है वो हम लोगों के ऊपर आज की डेट में लागू नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों के मन से ये भ्रम, आम जनमानस के मन से निकल जाना चाहिए कि ये अभी तत्काल लागू होने वाली धारा है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। एक जो धारा जिसके आधार पर इतनी गंभीर आप कह लीजिए कानूनी प्रक्रिया को पालन किया जा रहा है कि 10 साल का मेजर पनिशमेंट और लाखों रुपए का फाइन, तो क्या ये उचित है या अनुचित है, इसी को लेकर सारी जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो वर्तमान परिदृश्य में उत्पन्न हो रही है। हमारे यहाँ जो आईपीसी है जिसके अंतर्गत अभी तक इस तरीके के प्रोविजन है, तो उसमें धारा 279 है। धारा 279 कहती है उपेक्षा या उतावलेपन से गाड़ी को ड्राइव करना और उस गाड़ी के ड्राइव से किसी व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट होने की संभावना का उत्पन्न होना, ये धारा 279 में आता है। जब पुलिस किसी के खिलाफ एफआईआर करती है तो 279 के साथ साथ वो अदर धाराएं भी लगा सकती है, जैसे 279, इसके साथ साथ धारा 336 आईपीसी लगा सकती है, धारा 337 लगा सकती है, 338 लगा सकती है। हाल ही में 279 336 में लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने 170 लोगों के खिलाफ एक ही एफआईआर में नेम्ड एफआईआर की थी, अभी हाल ही में हुई है, मेरे ख्याल से 25 या 23 तारीख के करीब, दिसंबर को, ये अक्टूबर को। इस एफआईआर के बाद में 170 लोगों को एक ही एफआईआर में 279 336 में हजरतगंज पुलिस ने बकायदा नेम्ड किया है। सवाल है कि जब आपके खिलाफ एफआईआर हो गई और आपके खिलाफ, आपके पास आज की डेट में प्रोविजंस मौजूद हैं जिनमें आपको पनिश भी किया जा सकता है और फाइन के भी प्रोविजन है। अब मैं इसको अगर पार्ट वाइज 106 को कैलकुलेट करता हूं या इसको पार्ट में हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, तो आप देखिए इसमें कहा गया है कि यदि
अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है तो 106(1) के अंतर्गत एक्सीडेंट करने के पश्चात अगर वो उसको डॉक्टर क्या या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाता है तो पनिशमेंट का लेवल कम रहेगा। और 2 का जो उसका सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि अगर वो नहीं ले जाता तो उसे 10 साल का कारावास। हमारा हिंदुस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है, या मैं कहता हूं वर्ल्ड वाइड आप जुडिशियल सिस्टम का लेंगे तो उसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक जनरल वाक्य का प्रयोग किया जाता है कि जो पनिशमेंट होना चाहिए वो अपराध से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 साल का अगर आपने रख दिया है तो जो हमारे यहाँ 279 या 304(a) एक हमारी आईपीसी में जो वर्तमान में लागू है वो इस आधार पर ही लागू है कि इसमें मैंसीरिया नहीं होता है, इंटेंशनल नहीं होता है। जब किसी मामले में दुराशय नहीं होता है, इंटेंशनल नहीं होता, तभी तो वो एक्सीडेंटल आता है। तो एक्सीडेंट के मैटर में अगर आप 10 साल का पनिशमेंट रख देंगे तो आप अच्छे अच्छे लोगों को, हिंदुस्तान में चूंकि आप जान रहे हैं आधे एक्सीडेंट दूसरों की गलती की वजह से होते हैं। आप अपनी लेन में गाड़ी चला रहे हैं लेकिन अगर आपकी लेन में कोई बच्चा भागता हुआ चला आया या आपके आके रोड असिस्टेंट उस लेवल का नहीं है तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल स्थिति होती है। और कोई व्यक्ति अगर उतर के गाड़ी से किसी पर्सन को पकड़ता है, ये नैतिकता के मापदंड पे है, तो आम जनमानस ये चीज नहीं देखती है कि इसमें किसका दोष है। जो ड्राइवर होता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे गाड़ी का ओनर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, आपने देखा होगा कि वहां पे जब वो मारना चालू करते हैं पूरी पूरी गाड़ियां फूंक देते हैं। जो पर्सन ड्राइव कर रहा होता है उसको बिना किसी की गलती देखे मारना चालू कर देते हैं। ऐसी जी स्थिति में कहीं ना कहीं उन मॉब व्यक्ति लिंचिंग, की भी हाँ, जान इसी पर बन इसी आएगा। इसी जी जी, मॉब लिंचिंग का ही मैं जिक्र कर रहा जी था। जी, जैसे मैं उसी मुद्दे पे मतलब, धीरे धीरे आ रहा हूं। जी 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 ऐसा होता है तो जब हम मॉब लिंचिंग, अब इस आईपीसी में मॉब लिंचिंग शब्द का कहीं पे भी प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न धाराएं हैं, विभिन्न एक्ट हैं जिनके माध्यम से, जैसे लोक प्रशांति को विक्षुब्ध करने वाली आपकी धारा है, उसके अंतर्गत आप एक तरीके से मॉब लिंचिंग की स्थिति को कर सकते हैं। इसके अलावा 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है। इसके अलावा कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 होती है, सेक्शन 149 होती है, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल एक्ट कर रहा है तो उसके साथ साथ वहां उपस्थित जनसमूह को भी आप क्रिमिनल एक्ट में सेम अपराध के लिए और सेम पनिशमेंट के लिए लाइबल ठहरा सकते हैं। नई जो भारतीय न्याय संहिता इनने बनाई है उसमें मॉब लिंचिंग शब्द का प्रयोग किया। आपके सम्मानित चैनल पे एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहता हूं, जो इनने पनिशमेंट की बात कही है उस पनिशमेंट के साथ साथ इनने एक फाइन को, मेजर फाइन को इंपोज किया। इस मेजर फाइन को इंपोज करने का आशय क्या है ये आम जनमानस को समझना चाहिए। अगर आप मेजर फाइन को इंपोज कर रहे हैं तो आपको एक बहुत जानकारी आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से देता हूं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स हमारे यहाँ बनी हुई हैं जो एमएसीटी कहलाती है। जिस समय मोटर एक्सीडेंट क्लेम में जब कोई एक्सीडेंटल डेथ होता है या एक्सीडेंट में चोटिल होता है तो ऐसी स्थिति में एक तरफ उसके अगेंस्ट अगर डेथ हो गई तो 304(a) में क्रिमिनल ट्रायल भी चलता है। इसके अलावा जो उसके परिवारजन है वो एमएसीटी में क्लेम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर आपके साथ में मेजर पनिशमेंट, आप 10 इयर्स का मेजर पनिशमेंट भी उसको दे रहे हैं, साथ में उसके ऊपर एक मेजर फाइन भी इंपोज कर रहे हैं, तो अब जब फाइन आप उस पर इंपोज कर रहे हैं तो क्या उस व्यक्ति को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से जो एमएसीपी मोटर एक्सीडेंट क्लेम पिटीशन वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेगा तो उसका क्लेम तो उसमें भी घट जाएगा ना। तो एक तरीके से आप सरकार को खुद इस बात को समझना चाहिए कि वो अभी भी उहापोह की स्थिति में है कि वो जनता के लिए क्या करना चाह रही थी और उसने क्या कर दिया है। क्योंकि जब हम एमएसीटी में केस को दाखिल करते हैं तो उस समय वहां पर बकायदा हमको इस चीज को मेंशन करना पड़ता है कि हमको कहीं और से कोई और क्लेम प्राप्त नहीं हुआ है। और मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में हम लोग जब जाते हैं तो उस समय वहां का जो क्लेम हमको रिवर्ट होता है, वहां से जो हमको क्लेम अवार्ड होता है, वो क्लेम इस क्लेम से ज्यादा है या कम है ये परिस्थिति जन तथ्यों और साक्ष्यों के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन चूंकि आप एब्सोल्यूट पेनाल्टी लगाए दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज के परिदृश्य में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको करना क्या चाहिए था, ये मेरा व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है, एक कॉमन मैन भी हो सकता है, एक एडवोकेट की भी हैसियत से हो सकता है। हमारे आईपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो अपने में कॉम्पिटेंट थे। अगर आपको बढ़ाना था तो आपको आप धारा में कुछ पनिशमेंट का लेवल बढ़ा सकते थे, आप उसमें सब क्लॉज एडिट कर सकते थे, आप उसमें प्रोविजो एडिट कर सकते थे, परंतु इस तरीके का जो आपने आम क्रिमिनल की हैसियत से प्रोड्यूस करने वाला है। जबकि जो एक्सीडेंट होता है वो कोई व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता है, उसमें इंटेंशन नहीं होता है, उसमें मैंसीरिया नहीं होता है,
आकस्मिक रूप से होता है। तो किसी व्यक्ति को आकस्मिक रूप से हो सकता है उसमें आपकी फाल्ट हो ना हो, और बिना फाल्ट के अगर कोई व्यक्ति दोषारोपण करके उसको समाज में अपराधी की हैसियत से खड़ा कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये एक सभ्यतापूर्ण समाज के लिए सही नहीं रहेगा। मेरा सवाल ये है, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है टू मच कंट्रोवर्शियल, तो एक कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप कानून के ज्ञाता हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के समय पे 2013 के समय पे एक मेजोरिटी बिल आया था कि जहां जो मेजोरिटी होगी, अगर कुछ धर्म से रिलेटेड अपराध होता है या मारपीट होती है तो मेजोरिटी टीम वहां पे गलत पाई जाएगी। ठीक है, बिना कुछ सबूत देखे। उसके बाद किसानों के लिए 3 कानून लाए गए, जिन्हें किसानों ने काले कानून कहा और धरना भी दिया काफी। तो उसके बाद वो कानून भी वापस लेना पड़ा। अब ये जो आया है हिट एंड रन में, ये जो कानून आया है, तो आपको क्या लगता है कि ये भी वापस लिया जाएगा? क्योंकि लखनऊ में, जहाँ की मतलब आप खुद रहने वाले हैं, वहां पे क्या हुआ है कि वहां पे पेट्रोल की कमी बताई जा रही है। ऐसी सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि पेट्रोल की कमी बताई जा रही है। कई जगहों पर 2-2 किलोमीटर, सब्जियां महंगी हो गई एक हैं क्योंकि डेढ़ डेढ़ दो। ट्रांसपोर्टेशन कुछ हो नहीं पा रहा है। देश में 30 लाख पहिए थम गए हैं। क्या कहेंगे इस पर आपकी? ये कानून भी क्या वापस ही लिया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से ये जो कानून लागू हुआ है, ये मोहम्मद बिन तुगलक की योजना से बढ़कर कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में व्हीकल है। आपके यहाँ रोड उस लेवल की है नहीं, रोड सेफ्टी के नाम पर यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। आपके यहाँ उस लेवल की रोड सेफ्टी के लक्ष्य के अनुसार या रोड सेफ्टी के अनुसार आपके यहाँ सड़कें ही नहीं बनाई गई हैं। आपके यहाँ सिग्नल्स को मानने वाले लोग नहीं है। जब आपके यहाँ अभी हाल ही में बहुत ही बड़े लेवल पर आपने देखा होगा, जो आप मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें भी परिवर्तन किया गया है, उसमें भी फाइन की मात्रा बढ़ाई गई है। तो जी। आप जनता से क्या चाहते हो? आप जनता को अवेयर करना चाहते हो या जनता को डरा के रखना चाहते हो? आप लोकतांत्रिक तरीके से अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है, जब आपने, अब आप एक चीज देखिए, हर चीज में सफर पब्लिक कर रही है। पब्लिक कैसे सफर कर रही है? आप न्यू व्हीकल लेने जाते हैं, आप अगर टू व्हीलर लेते तो आपको 5 साल का उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। आप नया जी। 4 व्हीलर लेते हैं, आपको 3 साल का उसका इंश्योरेंस कंपलसरी है आज की डेट में। पैसा किसकी जेब से जा रहा है? आम पब्लिक की जेब से जा रहा है। आप गाड़ी को सड़क पर निकालते हैं तो आप उसके लिए पहले ही से रजिस्ट्रेशन टैक्स देकर आते हैं, जो हजारों रुपए का होता है एज पर गाड़ी के मॉडल के अनुसार। लेकिन उसके बावजूद हमको आपको टोल टैक्स भी बेयर करना पड़ता है। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमको टोल देना पड़ता है। अब आप आगे आइए, जब जनता सब कुछ कर रही है तो पब्लिक पे आपने फाइन इंपोज कर रखा है, तो जरूरी है कि आप उसको कानून के कटघरे में ऐसी धाराओं में ला दें। ये मैं एक पब्लिक की ओपिनियन की हैसियत से बोल रहा हूँ, एक पब्लिक, एक सिटीजन ऑफ इंडिया की हैसियत से ये बात आपके सम्मानित चैनल पे कह रहा हूं कि जरूरी है कि आप उसको एक क्रिमिनल का तंगा दें जो एक्सीडेंटल है, जिसमें मैं पुनः आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो जिसमें इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन लेस व्यक्ति है। एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता है, जो जानबूझ के करेगा वो 302 की कार्रवाई में उस जज में आ जाएगा। जो इंटेंशन लेस है, जिसमें मैंसीरिया नहीं है, उसे जब आप इस तरीके की कार्रवाई करोगे तो जो इस तरीके की प्रोसीडिंग्स होंगी उनको तो आप हार्डकोर क्रिमिनल के साथ ही कटघरे में खड़ा करोगे। उनको जब आप बेल नहीं दोगे तो उस समय जब वो रहेंगे तो हार्डकोर क्रिमिनल के साथ ही जेल के अंदर। तो ऐसी स्थिति में आप एक आम आम आदमी को, जो बिल्कुल इनोसेंट माइंड है, उस इनोसेंट माइंड को, उस इनोसेंट पर्सन को आप एक कटघरे में खड़ा कर दे रहे हो। उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी लाइफ स्टाइल को आप चेंज करके आप बिल्कुल उसको क्रिमिनल माइंड बनाए दे रहे हो। तो इस तरीके के कानून कहीं ना कहीं काले कानून की श्रेणी में आता है, और सरकार की मजबूरी नहीं, सरकार का, ये आप कह लीजिए सरकार की हाड़तोड़ मजबूरी है कि उनको इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा है और भविष्य में भी लेना पड़ेगा। अभी की वक्त में तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं काले कानून को आपको वापस लेना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जब कानून लागू ही नहीं हुए तो आप वापस क्या लोगे? अभी तो सरकार के पाले में गेंद है, वो उसको अभी से अमेंड कर सकते हैं। वो अगर चाहें तो तो उन इस जी कानूनों जी को जी जी, तो इस लागू होने से तो पहले इस कभी भी मुद्दे अमेंड पर किया हमें जा सकता है। वकीलों की तरफ से क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है? क्योंकि वो तो कानून के ज्ञाता होते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है, गाजियाबाद या हापुड़ साइड में जब एक वकील को मारा गया था, तो सभी वकील एकजुट हो गए थे, क्योंकि कानून की रक्षा करने के लिए, कि मतलब जो कानून के लिए लड़ते हैं वही खुद सुरक्षित नहीं है। अब कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया जाएगा, क्योंकि वहां वो भी नहीं मतलब सब, कानून के लिए लड़ते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो पास। अब क्या होगा आगे? क्या मतलब वकीलों की तरफ से कार्रवाई हमें देखने को नहीं कुछ मिलेगी कि ड्राइवरों के हित में सरकार को देखिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा देश थम चुका है? अभी अभी
देखिए पार्थ जी, अभी कानून लागू नहीं हुआ है। हम ऑनरेबल हाँ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में तब जाते हैं जब कानून लागू हो चुका होता है। अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है। जब तक कानून नोटिफाइड नहीं हो जाता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो कानून जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के और परिधि से बाहर का सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि वो विचाराधीन है, उसमें कभी भी सरकार संशोधन कर सकती है। तो जिस जी समय कानून नोटिफाइड होगा और सरकार उसमें यथास्थिति परिवर्तन नहीं करती है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए हम लोग आम जनमानस के साथ में और इस काले कानून के खिलाफ जो भी हम लोगों को एक्शन लेना होगा, हम लोग आम जनमानस के हित में उसका सपोर्ट करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए अंकुर जी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार ये कानून वापस लेती है, क्योंकि जो देश की रफ्तार है वो थम चुकी है। खाने की चीजों से लेके पहनने की चीजों से लेके सभी चीज, इवन गाड़ियां, जितनी भी चीजें हैं सभी महंगी हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि इस सर्द भरी हवाओं में जो ड्राइवरों की गर्मी है वो बनी रहती है, या सरकार की जो गर्मी है वो शांत होती है।